13 जुलाई 1966 रात 11 बजे शिकागो 100 सेंट टाउन हाउस में बने महिला नर्सिंग छात्रावास में कुछ छात्राएं बातचीत कर रही होती हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक छात्रा उठकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही एक 25 साल का युवक हाथ में चाकू लिए अंदर घुस आता है। चाकू की नोक पर यह युवक सभी को एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद शुरू होता है खूनी खेल। युवक महिलाओं को बारी बारी से कमरे से बाहर बुलाता है और चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार देता है। हत्या करने से पहले वो अपने शिकार के मुंह में कपड़ा ठूंस देता है ताकि कमरे में बंद दूसरी लड़कियां चीखों की आवाज न सुन पाएं। अंत में उसने अपनी आखिरी शिकार 22 साल की ग्लोरिया डेवी का बलात्कार किया और उसे गला घोंटकर मार डाला। इस तरह कातिल ने केवल एक चाकू की मदद से ग्लोरिया डेवी, पैट्रिसिया माटुसे, नीना जो शमाले, पामेला विल्केनिंग, सुज़ैन फारिस, मैरी एन जॉर्डन, मैरलिटा गार्गुलो और वैलेंटिना पैशन को बेदर्दी से मार डाला। मरने वाली सभी लड़कियां 20 से 24 साल की उम्र की थीं। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी अमेरिकी सीरियल किलर रिचर्ड बेंजामिन स्पेक की, जिसने नर्सिंग छात्रावास की 8 छात्राओं की हत्या करके सनसनी फैला दी थी। युवक 8 छात्राओं को मौत की नींद सुला देता है, लेकिन शायद वो इस बात से अनजान था कि एक और लड़की कोराज़ोन अमुराव अभी भी घर में जिंदा है। कोराज़ोना एक बेड के नीचे छिप जाती है जो इस खूनी खेल को देख रही थी। कातिल जानता था कि टाउन हाउस हॉस्टल में 8 लड़कियां रहती हैं, इसलिए उसने वहां से जाना ही बेहतर समझा। उसे नहीं पता था कि 9वीं लड़की भी वहां रात बिता रही है। हत्याओं को अंजाम देने के बाद कातिल वहां से चला जाता है। कोराज़ोन दहशत में थी और सुबह 6 बजे तक छिपी रहती है और सुबह होते ही वो घटना की जानकारी पड़ोसियों को देती है। पड़ोसी पुलिस को खबर करते हैं और शुरू होती है 8 छात्राओं की हत्याकांड की जांच। हालांकि कातिल ज्यादा दिन तक पुलिस से नहीं बच सका। पुलिस ने जिंदा बची छात्रा कोराज़ोन के बयानों और पहचान के आधार पर कातिल का स्केच तैयार करवाया और पूरे शहर की गलियों और अखबारों में चस्पा करवा दिया। हत्याकांड के 2 दिन बाद यानी 16 जुलाई 1966 रात 9:30 बजे क्लाउड लुन्सफोर्ड नाम का एक शख्स पुलिस को फोन करके बताता है कि उन्होंने शाम के अखबार में छात्रावास हत्याकांड के संदिग्ध कातिल का स्केच देखा और वो उसे जानते हैं। 15 जुलाई की शाम स्टार होटल में उन्होंने और उस संदिग्ध ने साथ बैठकर शराब पी थी। वो उनका जानने वाला रिचर्ड बेंजामिन स्पेक है और अभी उनके कमरे में सो रहा है। हालांकि पुलिस ने इसे एक प्रैंक कॉल माना और मौके पर नहीं पहुंची, लेकिन शायद कातिल की किस्मत जोरदार नहीं थी। इसी बीच स्पेक को पता चलता है कि उसके दोस्त ने पुलिस को खबर कर दी है और वो आत्महत्या की कोशिश करता है। रात 12:30 बजे हालत खराब होने पर होटल का स्टाफ स्पेक को स्थानीय कुकी काउंटी अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां उसका इलाज करने वाले डॉक्टर लेरॉय स्मिथ भी स्केच के आधार पर स्पेक की पहचान करते हैं और तुरंत पुलिस को खबर देते हैं। पुलिस अस्पताल पहुंचती है और स्पेक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। घटनास्थल पर पाए गए उंगलियों के निशान स्पेक से मेल खा जाते हैं। पुलिस की पूछताछ में 8 छात्राओं की हत्याओं को स्पेक कबूल करता है। उसने बताया कि हत्याकांड के 2 दिन पहले से वो काफी परेशान था। वो नौकरी की तलाश में था और अपनी बहन और बहनोई के रहमो करम पर पल रहा था। उससे बार बार काम लिया जा रहा था, लेकिन पक्की नौकरी नहीं दी जा रही थी। उसके पास रहने का भी ठिकाना नहीं था। वो 2 रातों से सड़क पर सो रहा था। हॉस्टल में घुसने से पहले वो 53 साल की महिला इला हुपर के घर में घुसा था। वहां उसने महिला के साथ पहले बलात्कार किया और इसके बाद हत्या कर दी। फिर वो उसकी बंदूक और पैसे लेकर फरार हो गया। इसके बाद उसने एक होटल में जाकर जमकर खाना खाया और शराब पी। इसके बाद जब वो अपनी बहन से मिलने उसके घर जा रहा था, तभी उसने हॉस्टल से आ रही लड़कियों की आवाज सुनी। नशे में उसे पता नहीं चला कि वो क्या कर रहा है। हालांकि लड़कियों की हत्या के बाद उसे बहुत पछतावा हुआ और वो रात में सो भी नहीं पा रहा था और यही वजह थी कि उसने खुदकुशी की कोशिश की। स्पेक को 15 अप्रैल 1967 को सभी 8 हत्याओं का दोषी करार देते हुए कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। बाद में उसकी सजा को 100 साल कर दिया गया।
तो दोस्तों ये कहानी थी अमेरिका के सीरियल किलर रिचर्ड बेंजामिन स्पैक की।